डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ खास है आज के इस एपिसोड में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है, ऐसे में इसकी खेती भी काफी अच्छे स्तर पर होती है हमारे देश में। बता दें आपको कि टमाटर की खेती करते समय कई तरह के कीट हैं, कई तरह के रोग हैं जो इसकी बढ़वार को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है, इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से हमारे कृषि वैज्ञानिक क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। टमाटर की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट व रोगों के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। टमाटर की फसल में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं उनमें रस चूसने वाले कीट हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई, जेसिड, एफिड्स, और इसके अलावा जो फ्रूट बोरर है। तो ये जो इंसेक्ट हैं उनके प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम वाइट फ्लाई और एफिड के लिए और जेसिड के लिए जो ट्रैप होते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप, उसको हम खेत में लगा सकते हैं 4 से 5 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसको जो ब्लू कलर का जो ट्रैप होता है उसको आउटर जो वैसलीन या ग्रीस या कास्टर ऑयल से कर देते हैं, ताकि वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के उस पर चिपक जाते हैं और उसका प्रकोप कम कर सकते हैं। इसी तरह लाइट ट्रैप है, उसको शाम को हम 6 से 10 बजे तक उसको जला सकते हैं और उसमें जो है एक ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से 15 सेंटीमीटर क्रॉप कैनोपी के ऊपर जो है हम उसको लगा करके जो उसमें जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल कंट्रोल है उसमें जैसे कि लीफ माइनर है और एफिड है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, उनके लिए, और इवन फ्रूट बोरर है। तो उसके लिए अगर ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाती है एटीएल से, तो हमें इसका जो CIB एंड RC से अप्रूव्ड जो पेस्ट जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि साइंट्रानिलीप्रोल 10.26% OD है। ये आपके इन लीफ माइनर, एफिड, थ्रिप्स और फ्रूट बोरर सबको कंट्रोल करता है। इसी तरह डाइफेंथ्रियोन वाइट फ्लाइज के लिए है 50% WP, एफिड, जेसिड और वाइट फ्लाई, इन सब के लिए फ्लोनिकामिड है 50% WG, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो CIB RC से अप्रूव्ड इंसेक्टिसाइड है उन्हीं का स्प्रे करना चाहिए। दूसरे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका रेजिड्यू इफेक्ट होता है और ऑफ लेवल जो पेस्टिसाइड की जो रेजिड्यू की प्रॉब्लम है वो होती है। तो और वो हम जो उसको कंज्यूम करते हैं वो नुकसान करते हैं दूसरे पेस्टिसाइड। इसलिए अगर स्प्रे करने इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करना है वो CIB एंड RC से अप्रूव्ड जो इंसेक्टिसाइड है उसी का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट बोरर है उसके लिए फ्लूबेंडियामाइड 39.35% है, लेमडासाइहेलोथ्रिन है 5% EC और नोवालुरोन 10% EC। और इसके अलावा जो ये जो टोमेटो पिन वर्म जिसको टूटा एब्सोल्यूटा बोलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्पाइनेटोरम 11.7% SC है, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं अगर इस कीट का प्रकोप होता है। फ्रूट बोरर और टोबैको कैटरपिलर या स्पोडोप्टेरा और हेलिकोबर्पा के साथ में अगर टूटा एब्सोल्यूटा है का प्रकोप है तो हमें स्पाइनेटोरम का 11.7% SC का स्प्रे करना चाहिए। तो ये बीमारियों के लिए जो है फंजीसाइड, अप्रूव्ड फंजीसाइड है, उसी का हमें स्प्रे करना चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बीमारी,
इवन हमें पहले अगर प्रयास करें तो बीमारी नहीं बढ़े, उसमें क्रॉप जो हमारी सीड ट्रीटमेंट है और जो वीड्स है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, साफ क्लीन कल्टीवेशन रखनी है। इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें अप्रूव्ड फंजीसाइड का ही स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो जो कुछ इसमें वायरस भी का भी प्रकोप होता है, जैसे टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है और बैक्टीरियल विल्ट है और टोमेटो स्पोटेड विल्ट वायरस है। तो जो इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी लीफ कर्ल वायरस के लिए अर्का अनन्या, काशी विशेष, काशी अमृत, TNAU, टोमेटो हाइब्रिड CO3, इस तरह की जो वैरायटी है उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि ये रोग नहीं आए। बैक्टीरियल विल्ट के लिए भी अर्का अनन्या, अर्का अभिजीत, अर्का आभा और अर्का आलोक, इस तरह की ये जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको हम लगा करके बीमारियां से भी हम बचाव कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। अगर हम बात करें बेमौसमी सब्जियों और फलों की खेती की, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है पॉली हाउस। जी हाँ, पॉली हाउस में आप साल भर फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए ट्रेनिंग ले लें और कुछ सावधानियां बरतते हुए पॉली हाउस में खेती करें। किस तरह से ये बन सकता है आपके लिए फायदे का सौदा, आइए जाने सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। तो ये था विज्ञान और किसान सेगमेंट। इसी के साथ रुक रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के एक स्मार्ट तरीके के बारे में। मछली पालन के साथ बतख पालन, डक कम फिश फार्मिंग एक स्मार्ट और लाभकारी तरीका है जिससे किसान एक ही तालाब से दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्रणाली में बतखें तालाब में मौजूद कीड़े मकोड़े और घास खाकर पानी की प्राकृतिक सफाई करती है, जिससे मछलियों के आहार पर होने वाला खर्च 30% से 75% तक कम हो जाता है। साथ ही बतखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, जो मछलियों की अच्छी वृद्धि में सहायक होती है। 1 एकड़ तालाब में लगभग 250 से 300 बतख और 4000 से 5000 फिंगरलिंग मछलियों को पाला जा सकता है। 6 से 9 महीनों में तालाब से 20-25 क्विंटल मछली का उत्पादन संभव है, जिससे 5 से 6 लाख रुपए तक की कमाई होती है, जबकि बतख पालन से सालाना 3 से 4 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है। अंडा और मांस उत्पादन के लिए खाकी कैंपबेल और इंडियन रनर जैसी बतख प्रजातियां उपयुक्त मानी जाती हैं। यह प्रणाली ग्रामीण किसानों के लिए एक स्थायी, कम लागत और अधिक लाभ वाली विकल्प बन रही है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने कड़ी मेहनत और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है और बन गए हैं किसानों के लिए एक मिसाल। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। एकीकृत कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन है। किसान अगर ऐसा कर पाते हैं तो खेती को आर्थिक रूप से सफल तो बनाया ही जा सकता है। किसानों की आय बढ़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। हमारे देश के कई किसान भाई हैं जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती कर रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान की, राव परिवार की, जो राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके पिता पारंपरिक खेती किया करते थे, बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती करने लगे, लेकिन रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल खराब होने लगी। साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा। ऐसे में रासायनिक खेती इनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर इन्होंने पाया कि एकीकृत कृषि प्रणाली अभी के समय में सबसे अच्छा और लाभदायक खेती में किया जाने वाला अभ्यास है। वे अलग अलग फसलों जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों के साथ साथ
गौ पालन भी करने लगे, जिससे इन्होंने अलग व्यवसाय भी किया। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर इन्होंने न सिर्फ अच्छा उत्पादन हासिल किया, बल्कि लागत में भी कमी आई और आमदनी भी बढ़ गई। पवार ने अन्य किसान भाइयों को भी रासायनिक खेती छोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम काफ़ी किसान भाइयों को बोले कि आप ये टाइप की ज़मीन में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना ही योग्य है। ऑर्गेनिक करने लगे तो उत्पादन में घट आएगी और रासायनिक करे तो ज़मीन खराब हो जाती है। इसके वास्ते कई ऑर्गेनिक, कई रासायनिक और कई सेंद्रीय तीनों मिला के ऐसे का खेती हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। वो करने के टाइम हम हमारे जो खेत है, खेत को नियोजन कर दिया, कितना फसल लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, ताकि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारा जो लागत है वो भी कमती होगी और हमारा जो नफ़ा है, फ़ायदा है, तो उसको बढ़ावा मिले। अभी जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने लगे तो हमारा अभी कार्बन 0.5-0.6 के करीब आ गया और उत्पादन में भी बढ़ाव हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एकात्मिक खेती पद्धति में क्रॉप रोटेशन हमेशा हम लेते हैं। क्रॉप रोटेशन लेने से क्या होता है, एक फसल की निविष्ठा जो होती है, जो शेष भाग रहते हैं दूसरे फसल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर कम कॉस्ट में हम अलग जो नेक्स्ट फसल है वो हम लेने लगे। खाली प्लेन खेती करने से फ़ायदा नहीं होगा, हम इसको जो पूरक व्यवसाय है वो व्यवसाय भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि गोपालन हो, जैसे कि शेली मेंढी पालन हो, और दूसरे जो है दलहन तिलहन की क्रॉप लेने लगे, ताकि हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में हम कुछ सब्जियां लेने लगे, ओनियन का और तृण धान्य, कड़ धान्य। ये टाइम तो पीएम साहब ने बोला ये कड़ धान्य तृण धान्य का ईयर है, उसमें तो हम पहले से ही समाविष्ट है, लेकिन वो जोर से करने लगे। तो इसके ये सब जोड़ धंधे और अलग अलग पिक करने से एक फसल में कम ज़्यादा हो गया तो अनाज जो दूसरा फसल है वो उसको कवर कर लेता है। ये सिस्टम से हम जब खेती करने लगे तो फिर वो सिस्टम में जैसा गो पालन है, इसके वास्ते हमको चारा पिक लेना पड़ा। फिर उसमें नेपियर ले लिया, कोई लूसन घास ले लिया, और जो हमारा जो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का जो ट्रैश होता है यानी जो पत्ते होते हैं वो भूसा, जो हम चना लेते हैं चना का भूसा वो काऊ के लिए डालते हैं। फिर उससे गोबर भी मिलता है, स्लरी भी मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जो एनपीके के वो भी कम होती है, और दूध बेच के पैसा भी मिलता है। हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर चल सकता है। तो हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने में जब पानी देते हैं और पानी देने के बाद जब वापसा में आते हैं तब थोड़ा वीड आता है ऊपर, तो हम जब सिर्फ गन्ने में डालते हैं, जैसा कि लेबर लोग, औरतें लोग जो वीडिंग करते हैं, इसके बगैर हम हमारे सिप से वीडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। मलमूत्र भी अंदर ज़मीन में जाता है, वीडिंग का भी काम होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ड्रिप को सब्सिडी देती है, गोडाउन को सब्सिडी देती है, और रासायनिक खतों को सब्सिडी देती है। सभी के लिए हेल्प करती है, बैंक मदद करती है। वो हेल्प से इतना काम हम कर सकते हैं, तो हमारा युवा पीढ़ी के दूसरे जगह कम दामत के लिए भागने के बगैर खुद के प्रॉपर्टी में काम करे, तो आपको जो बाहर जाने के बगैर अपने खेती पे ही अच्छे दिन आ सकते हैं। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें सरल प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल आप जान सकते हैं। आप बिकवाली का भी सौदा कर सकते हैं अपनी उपज का और अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। बता दें इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, सुझाव है, हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप आज का हमारा ये एपिसोड दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।